इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी महान कलाकृतियां समय की धूल में कहीं खो जाती हैं, लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी खंगालने वाले हैं जो गुमनामी के गहरे अंधेरे को चीरकर बाहर निकली है। आज बात होगी एक ऐसे भूले विसरे क्रांतिकारी कवि की ज्वलंत विरासत पर, जिनकी कलम से आग और फूल दोनों एक साथ बरसते थे। उनका नाम था कामेश्वर, जिन्हें ये दुनिया विद्रोही के नाम से जानती है। उनके जीवन, उनकी अद्भुत कविता और उनके परिवार के उस अथक संघर्ष की ये कहानी बेहद प्रेरणादायक है, जिसने उनकी रचनाओं को हमेशा के लिए राख होने से बचा लिया। जरा इन शब्दों की गूंज को महसूस कीजिए। मैंने ज्वाला में ही मुस्काना सीखा है। ये सिर्फ कोई आम सी पंक्ति नहीं है, ये कामेश्वर विद्रोही के जीवन का पूरा फलसफा है। उनकी ये कविता उनके उस अडिग स्वभाव को स्थापित करती है जिसे किसी जंजीर में नहीं बांधा जा सकता था। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो विनाशकारी ज्वाला के बीच भी मुस्कान ढूंढ लेता है। सच कहूं तो उनकी कविताएं सिर्फ पन्नों पर लिखी स्याही नहीं थी, बल्कि वो सीधे दिल पर चोट करने वाले दहकते अंगारे थे। और यही शुरुआत हमें बताती है कि उनकी कला कैसे एक भीषण संघर्ष की भट्टी में तप कर निकली थी। एक ऐसी गर्जना जो आधी सदी तक, जी हाँ, लगभग 50 सालों तक शांत रही, उसे आखिरकार इतिहास के लिए सहेज ही लिया गया है। ये सिर्फ एक साहित्यकार की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे राष्ट्र के संघर्ष ने एक कवि के मन में उथल-पुथल मचाई और उस वैचारिक मंथन ने एक ऐसी कविता को जन्म दिया जो समय की हर सीमा को पार कर गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जिसने उन्हें गढ़ा। संघर्ष की भट्टी में निर्माण, एक क्रांतिकारी का उदय। अब अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1920 में चंपारण क्रांति के आसपास उनका जन्म हुआ। घर में पिता के कारण एकदम पक्का गांधीवादी माहौल था, लेकिन 1930 के दशक तक आते आते किशोर कामेश्वर पर भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का गहरा असर पड़ने लगा था। सोचिए कैसा वैचारिक द्वंद्व रहा होगा। फिर 1942 में जब उनके पिता को जेल हुई तो उन्होंने अपनी कलम को ही हथियार बना लिया। उनकी इसी बेबाकी और उग्रता को देखकर ही तो मशहूर साहित्यकार शिवपोजन सहाय ने उन्हें विद्रोही का नाम दिया था। और ये राष्ट्रीय संघर्ष उनकी निजी प्रेरणा कैसे बना, ये उनकी बहुत ही मशहूर कविता 15 अगस्त 1947 की इन पंक्तियों में साफ झलकता है। सन 42 के अनल का तेज कैसे शहीदों के खून और स्वाधीनता के गान के साथ जुड़ गया है। उन्होंने आज़ादी का सिर्फ जश्न नहीं मनाया, बल्कि उस रास्ते के कांटों और आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आगाह किया। ये उनके गजब के इतिहास बोध का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब बढ़ते हैं उनके व्यक्तित्व के उस दिलचस्प पहलू की तरफ, अंतर्ज्वाला और अंतर्दीप, कला का विरोधाभास। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि एक ही इंसान के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनिया कैसे बस सकती है। उनके संरक्षित काव्य संग्रह का नाम अंतर्ज्वाला अंतर्दीप इसी गजब के संतुलन को दिखाता है। एक तरफ है अंतर्ज्वाला, एकदम कठोर विद्रोही बाहरी आवरण, जहां चीन और पाकिस्तान की युद्ध पर उनकी कलम आग उगलती है, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती है। और दूसरी तरफ है अंतर्दीप, कवि का वो कोमल भावुक मन, जहां नितांत शांति और खूबसूरती है। इंसानी भावनाओं की जटिलता का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही मिले। और उनके इसी अंतर्दीप वाले पहलू की कुछ बेहद खूबसूरत रचनाएं यहाँ हैं। चंदा की चुनरी, सितारों का उपहार। ये कविताएं साबित करती हैं कि जो हाथ इनकलाब के लिए उठ सकता है, वही हाथ बेहद कोमलता से किसी फूल को भी सहला सकता है। विद्रोही स्वभाव के बिल्कुल उलट इन रचनाओं में जो लालित्य है वो हैरान कर देता है। मतलब क्रोध और बेहद गहरा स्नेह दोनों उनके दिल में एक साथ बसते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। खामोशी के दशक, कर्तव्यों का भारी बोझ। यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है। कैसे नियति ने एक आज़ाद कवि को पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ दिया। 1959 में पिता के निधन के बाद 15 लोगों के बड़े से परिवार का पूरा बोझ उनके कंधों पर आ गया। बहनों की शादियां, रोजमर्रा का संघर्ष और फिर अंततः 1989 में पैरालिसिस का शिकार होना, इन सब ने उनकी जीवन भर की रचनाओं के प्रकाशन पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाईं, लेकिन उनकी अपनी कविताओं की किताब छपने का वो सपना अफसोस उनके जीते जी कभी पूरा नहीं हो सका। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, जब जिंदगी के इस भारी भागदौड़ में कविताएं महज कागज के टुकड़ों और पुरानी मैगजीन की कतरनों में सिमट कर रह जाएं और फिर रचयिता भी इस दुनिया से चला जाए, तो वो बिखरी हुई विरासत दशकों की खामोशी को कैसे तोड़ पाती है? इसका जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे भावुक और प्रेरणादायक हिस्सा है।
और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की, लौ को बचाना, एक परिवार का समर्पण। ये हिस्सा उस कमाल के सामूहिक पारिवारिक समर्पण को सलाम करता है जिसकी वजह से आखिरकार अंतर्ज्वाला अंतर्दीप का प्रकाशन मुमकिन हो पाया। इसमें सबसे खास बात क्या है पता है? परिवार की महिलाओं और नई पीढ़ी का अविश्वसनीय योगदान। बेटियों ने अपनी घरेलू व्यस्तताओं के बीच पुत्रवधू ने और पौत्रों ने मिलकर सालों पुरानी डायरियों, बिखरे पन्नों और आधी सदी पुरानी पत्रिकाओं की कतरनों को जगह जगह से ढूंढ निकाला। 1947 से लेकर 1980 के दशक तक की सामग्री को एक जगह संकलित करना और उसे अंतिम रूप देना सच में किसी महायज्ञ से कम नहीं था। और इसमें एक खास बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, दस्तावेज तो मिल गए, लेकिन उन कविताओं के पीछे का संदर्भ क्या था? यहाँ काम आई प्रपौत्र धर्मेश कुमार की यादें। उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में कवि के साथ काफी समय बिताया था। उन्होंने उन अनकहे किस्सों और मौखिक स्मृतियों को साझा किया, जिससे संपादकों को कविताओं की बारीकियां समझने और उस समय के माहौल को महसूस करने में बहुत मदद मिली। ये साबित करता है कि किसी भी विरासत को बचाने में हमारी साझा यादें कागजों जितनी ही अहम होती हैं। हम आज के इस विश्लेषण का अंत उनकी कविता प्राची आवाहन की इस बेहद दमदार पंक्ति के साथ कर रहे हैं। युगाधार अब पीड़ित जन को अपना शाश्वत गान सुना दो। कामेश्वर विद्रोही का जीवन अनगिनत संघर्षों और ज्वालाओं के बीच से गुजरा, लेकिन उनके परिवार के अटूट प्रेम ने उनके शब्दों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई परिवार अपने पूर्वजों की वैचारिक धरोहर बचाने के लिए खड़ा हो जाए तो खामोश हो चुकी गर्जना भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत गान बन जाती है ना कमाल की बात? इतिहास के पन्नों में दबी ये ज्वलंत विरासत हमें कला और समर्पण की ताकत पर विचार करने के लिए विवश कर ही देती है।